और मैं ये इस वजह से बोल रहा हूँ आपको कि जो ये मैग्निफिकेशन वाला क्वेश्चन है ना, ये मैंने आपको इसमें भी दिया था, जो आपका टेस्ट लिया था उसमें भी दिया था, उसमें ज्यादातर बच्चों ने गलती करी थी। देखिए, अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, तो कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? नेगेटिव होगी। तो सबसे पहले तो इसकी कॉनकेव मिरर की, अच्छा कॉनकेव मिरर हो या लेंस हो, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव ही रहेगी। कॉन्वेक्स मिरर हो या लेंस हो, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो कितनी दे रखी है? 18 सेंटीमीटर, तो एफ हो गया माइनस का 18 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं एंड मैग्निफिकेशन टू फॉर्म्स अ रियल इमेज। रियल इमेज हमेशा क्या होती है? वर्चुअल, इन्वर्टेड या फिर इरेक्ट? ये बताइए। इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड इमेज का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? नहीं, नेगेटिव होगा। देखिए, अब ना एक चीज याद रखिएगा सभी बच्चे, कि मैग्निफिकेशन जो है, मैग्निफिकेशन चाहे लेंस हो या मिरर हो, दोनों ही केसेस में मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला है जो चेंज ही नहीं होता। क्या? H2/H1। H2/H1। H1 क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधा ही रखा जाता है ना, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो मैग्निफिकेशन ओवरऑल नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये किस पर डिपेंड करता है? हाइट ऑफ इमेज पर। और इमेज अगर हमारी इन्वर्टेड है तो फिर इन्वर्टेड इमेज की लेंथ तो नेगेटिव आएगी ना। ठीक है, तो रियल इमेज उन्होंने बोला, तो रियल इमेज का मतलब हमारा हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव, नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो याद रहे कि रियल और इन्वर्टेड इमेज है तो मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव, और अगर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है तो मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, तो इसलिए जब यहां पर मैग्निफिकेशन दे रखा है 2, बोल दिया रियल इमेज है, तो उल्टा ही बनेगा, इसका मतलब मैग्निफिकेशन -2 होगा। सिंस इट इज अ रियल इमेज। अच्छा, एक मैंने आपको बताया था मॉड ऑफ एम, मॉडुलस ऑफ एम, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड, ये क्या होता है? मतलब सिर्फ इसकी वैल्यू, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या है? साइन भूल जाइए, वैल्यू क्या है? 2। ये 2 1 से बड़ा है या 1 से छोटा? 1 से बड़ा। 1 से बड़ा, तो इसका मतलब जो हमारी जो इमेज है ना, वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनने वाली है। और अगर मैग्निफिकेशन छोटा है, 1 से छोटा, 1 से छोटा मतलब नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, 0 और 1 के बीच में अगर है, ठीक है, तो फिर वो इमेज हमारी डिमिनिश्ड बनेगी, हमेशा छोटी बनेगी। ठीक है, मैंने नोट करवाया था सब कुछ, ध्यान है ना सभी को? ठीक है, ये गलती मत करिएगा। एफ हो गया -18 सेंटीमीटर क्योंकि कॉनकेव है, एम हो गया -2 क्योंकि रियल इमेज बन रही है। अब क्या करेंगे? एम इज इक्वल टू -v/u। ठीक है, मिरर है ना तो -v/u, लेंस होता तो सिर्फ v/u लिखते। ठीक है, अच्छा जी, तो यहां से m की वैल्यू हम जानते ही हैं, -2 इज इक्वल टू -v/u। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, u को इधर ले जाओ तो ये क्या हो गया? 2u। बल्कि एक काम करेंगे, यहां पर हमें v और u दोनों ही निकालने हैं ना, तो ठीक है, v इज इक्वल टू 2u हो गया। यहां तक बता दीजिए, क्लियर है सभी को? ठीक है जी, अब आगे चलता हूं मैं। हाँ जी, तो अब हम ये कहेंगे बाय यूजिंग, अब इसका ए पार्ट देखेंगे और यहां लिखेंगे बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हाँ जी, 1/v कितना है? 2u, 1/2u प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/, हाँ जी, f कितना? -18। तो 2u और u का एलसीएम क्या हो गया? 2u। 2u में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 2u आ जाए 1, 1 इंटू 1 इज 1,
u में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2u आ जाए 2, 2 इंटू 1 इज 2, 1 अपॉन माइनस 18, ठीक है। तो 1 प्लस 2 इज 3, 3, अभी बता रहा हूँ बेटा, ये हो गया 2 9 जा 18, तो u इंटू 1 और माइनस 9 इंटू 3 इज माइनस 27 सेंटीमीटर, माइनस 27 आ रही है u की वैल्यू। और याद रहे कि u की वैल्यू अगर नेगेटिव नहीं आ रही है तो कहीं कुछ गड़बड़ करी है हमने, फिर दोबारा चेक कर लेना, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। ये हो गया। अब फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन आ गई, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज v, तो देख ही लिया हमने, माइनस 2u, v इज इक्वल टू 2u, तो सिंस v इज इक्वल टू 2u, तो v इज इक्वल टू माइनस 2, सॉरी 2 इंटू माइनस 27, माइनस 54 सेंटीमीटर। बोलो सभी को क्लियर है? सही है। एक क्वेश्चन ऐसे ही बोलता हूं, आप ऐसे ही बताना मेरे को क्या हो सकता है इसका आंसर। अभी क्या नाम है, अभिशिखा, अभिशिका, हाँ अभिशिका observed that the cooking utensils of her kitchen are becoming black in color and the flame of her burner becomes yellowish। समझ में आ गया कौन से टॉपिक का है, ठीक है। शी कंप्लेन्ड दिस टू द गैस कंपनी एंड दे रिपेयर इट, वो गैस कंपनी में इसकी कंप्लेंट करा देती है कि भाई जो फ्लेम है वो येलो कलर का आ रहा है। ये है व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस टाइप ऑफ फ्लेम, 2 नंबर का है। व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस टाइप ऑफ फ्लेम, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन की सप्लाई इनसफिशिएंट है, इस वजह से जो फ्यूल है, और फ्यूल क्या होता है, ब्यूटेन होता है या फिर मीथेन होता है, ठीक है। तो हाँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो ब्यूटेन होता है या फिर मीथेन होता है। तो ये जो फ्यूल्स हैं, ये फ्यूल्स ढंग से बर्न नहीं हो पा रहे क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो इनसफिशिएंट है। वो किस वजह से, कि वो जो स्टोव है, उस स्टोव में जो छोटे छोटे नोजल्स होते हैं जिससे ऑक्सीजन आए, वो नोजल्स बंद हो गए हैं, ठीक है ना। ये आप एक्सपेरिमेंट घर पर भी करके देख सकते हो कि गैस अगर चालू है तो गैस पर आप 2-4 ड्रॉप्स, जो उसके होल्स हैं जिसमें से फ्लेम निकलता है, 2-4 ड्रॉप्स आप पानी की डालकर देख लो, ठीक है। जलती हुई गैस पर नहीं, जब वो बंद हो तब 2-4 ड्रॉप्स पानी की डालकर देख लो। जलती हुई पर तो एकदम से करके आएगा ऊपर। तो फिर उसके बाद उसको चालू करना, तो वो पूरा का पूरा जो गोल उसका वो बर्नर होता है ना, पूरा नहीं जलेगा, थोड़ा सा जलेगा, और जो जितना जलेगा वो येलो कलर का होगा क्योंकि उसको पूरी फ्लेम नहीं मिल पा रही, मतलब पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है इस वजह से। बी पार्ट, हाउ कैन दिस प्रॉब्लम इफेक्ट अवर एनवायरमेंट, इस प्रॉब्लम से हमारे एनवायरमेंट पर क्या फर्क पड़ता है। पॉल्यूशन होता है। ये ऐसा है कि इस प्रॉब्लम से हमारे एनवायरनमेंट पर क्या फर्क पड़ता है, तो याद रहे कि जो येलो कलर का फ्लेम है, येलो कलर की जो फ्लेम निकलती है, इसका मतलब इनसफिशिएंट बर्निंग हो रही है, बर्निंग प्रॉपर नहीं हो रही है, इनकम्प्लीट कंबस्शन है। इनकम्प्लीट कंबस्शन से ब्लैक सूटी फ्लेम निकलता है, और ब्लैक सूटी फ्लेम जो है वो एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटेंट्स को ऐड करता है, ठीक है ना। हार्मफुल जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, बस वो हो जाएगा।
एक देखिएगा, एमसीक्यू है, आप बताना। एन इलेक्ट्रिक फैन रन्स फ्रॉम द 220 वोल्ट मीन्स। An electric fan runs from the 220 volt mains. Runs from the 220 volt means, full stop, the current flowing through it is 0.5 ampere. Flowing through it is 0.5 amperes. Full stop. How much energy is transformed in 2 minutes? Is transformed in how much energy is transformed in 2 minutes? और ऑप्शंस दे रखे हैं 13,200 जूल्स, ऑप्शन बी है 110 जूल, ऑप्शन सी है 1000 जूल, और ऑप्शन डी है 1500 जूल्स। 1500 जूल्स, ये हो गया। An electric fan runs from the 220 volt means, करेंगे ट्राई खुद से, करिए जरा। सभी बच्चों को ये बता रहा हूँ मैं कि जैसे 132200, बाकी बच्चे देखें जरा क्या आ रहा है, बताता हूँ अभी। इसका ध्यान रखना भाई कि आपका जो है ये 15 फरवरी को इंग्लिश है ना, और 20 फरवरी को साइंस है। अभी कुछ दिन ना जरा साइंस पर ज़्यादा ध्यान दे लो, ठीक है।
साइंस पर ज़्यादा ध्यान दे लो, क्योंकि टाइम आपके पास मैथ्स में जो है ना, मैथ्स में तो फिर भी 7-8 दिन है, उधर उधर लगातार पूरी छुट्टी है, और मुझे लगता है लास्ट ही पेपर है मैथ्स का। अच्छा, वो मतलब फिर ऑप्शनल वाला है, वो तो इजी है ना पेपर, उसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो जरा साइंस पर ध्यान दे लीजिए आप लोग। कहीं भी किसी भी चैप्टर के कोई भी डाउट्स हो ना तो पूछना। ऑनलाइन वाले बताएं भाई, ट्राई कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन करवाऊं मैं? इप्शिता, गार्गी, अंजलि, अवनी, बताइए। और रेगुलरली आपको कब तक आना है वो आप देख लेना, 10 तक, 11 तक, 12 तक, जब तक आपको ठीक लगे वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं मानता हूँ कि शायद 11 तक रख लेते हैं, है ना। 15 को तो पेपर ही है इंग्लिश का, 12, 13, 14 एटलीस्ट 3 दिन तो रखोगे ना डेडिकेटेडली इंग्लिश के लिए। 11 तक, किसी को 10 तक लगे तो 10 तक आ जाना। उससे पहले कोई पूछना हो, कुछ पर्टिकुलर डाउट्स हो तो बता देना, क्योंकि जनवरी तो अब कल ख़त्म ही हो जाएगी ना, इसलिए कह रहा हूँ। देख लो भैया, इलेक्ट्रिक फैन रन्स फ्रॉम द 220 वोल्ट मेंस, तो V की वैल्यू दे रखी है 220 वोल्ट, उसके बाद द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 0.5 एम्पियर, यानी कि I की वैल्यू दे रखी है 0.5 एम्पियर। वो कह रहे हैं हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इन 2 मिनट्स, ठीक है। तो कितनी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी 2 मिनट्स में। हमको जो टाइम है, टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 मिनट्स। तो देखिएगा ऐसा है, रिजल्ट मेरे को एनर्जी में, एनर्जी जो है वो जूल में दे रखी है, एनर्जी किलोवाट आवर में अगर दे रखी होती तो ये जो टाइम है, इस टाइम को मुझे आर में कन्वर्ट करना होता, और V इंटू आई करके जब मैं पावर निकालता, उस पावर को मुझे किलोवाट में कन्वर्ट करना होता। तो ये जो 2 मिनट्स है, इसको जरा सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि रिजल्ट हमारा जूल में आ रहा है इसलिए। तो 2 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 120 सेकेंड्स, ये हो गया। और पावर निकालेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, V इंटू आई, तो V कितना है 220, ठीक है, और I कितना है 0.5, 0.5 का मतलब अपॉन 10, 1/2, और ये हो गया 110, 110। तो पावर हमारी आ गई 110 वॉट्स, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिएगा कि जब मैं इसमें से एनर्जी निकालूंगा तो एनर्जी होगी P इंटू टी, तो P हो गया, हाँ जी, 110 मल्टीप्लाइड बाई 120, तो ये क्या हो जाएगा, 12 वन ज़ा 12, 12 वन ज़ा 12 और 113, 132 और आगे 2 जीरो, 13200 जूल्स। ऑप्शन ए सही है इसमें, ठीक है। और देखते हैं, हाँ जी, सर जब हीट निकालते हैं हाँ, तो टाइम वैसे ही रहने देते हैं या फिर उसमें कन्वर्ट करते हैं? जब हीट निकालते हैं तो टाइम सेकंड में रहता है हमेशा, हाँ हमेशा। जब भी कभी हमको ना मतलब कॉस्ट निकालनी होती है, एनर्जी की कॉस्ट निकालनी होती है, तब उसको कन्वर्ट करते हैं किलोवाट आवर में, तो तब टाइम को आवर्स में रखते हैं, ठीक है। हाँ जी, नोट करें क्वेश्चन।
द फॉलोइंग फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. The following figure shows a ray of light The following figure shows a ray of light traveling from medium A to medium B. Traveling from medium A to medium B. और ये शायद क्वेश्चन आपके पेपर में भी आया होगा, किसी ना किसी प्री बोर्ड में आया होगा, देखिएगा. इधर तो है मीडियम बी, ये है मीडियम ए. ठीक है. First, I determine the refractive index of the medium B relative to medium A. Determine the refractive index of medium B relative to medium A. Full stop. Second part है, from the given media, which one will be a denser medium? From the given media, which one will be a denser medium? Which one will be a denser medium? Determine the refractive index of medium B. Determine the refractive index of medium B relative to medium A. तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है मीडियम बी का रिलेटिव टू मीडियम ए. तो जब भी कभी किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाता है ना, क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी, यानी कि लाइट मीडियम बी में एंटर कर रही होगी, रिलेटिव टू या विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए, यानी कि मीडियम ए से आ रही होगी. समझ रहे हैं? तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाता है वो बाद में, मतलब उसमें लाइट रे एंटर कर रही है, और विद रिस्पेक्ट टू जो बोलते हैं उसमें से लाइट रे आ रही है. ठीक है. तो क्या बोल रहे हैं, डिटरमिन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी. तो ईटा यहां लिखेंगे बी और यहां लिखेंगे ए, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए. तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको बाद में लिखते हैं उस मीडियम को, और जहां से वो आ रहा है उसको पहले लिखते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, ए में ए से लाइट रे आ रही है, ए मीडियम से, तो वहां पर होगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस,
और बी में लाइट रे जा रही है तो वहां पर होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहां पर साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। अब सवाल ये उठता है यार 30, 60, 45, 45 ये इतने सारे एंगल दे दिए, सीधा सीधा आई और आर दे देते ना, वो नहीं देंगे, उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दिया है। सबसे पहले ये देखिए लाइट रे मीडियम ए से मीडियम बी में जा रही है, तो हमें ये समझना चाहिए कि पार्टीशन ना ये है, ये बीच वाली जो रे है ये पार्टीशन है। मीडियम ए क्या है, इस लाइन से नीचे, और मीडियम बी क्या है, इस लाइन से ऊपर। ये समझ में आ गया। तो भाई फिर ये कौन सा पार्टीशन है, ये कोई पार्टीशन नहीं है, नॉर्मल है ये। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर। अभी मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए ये ऐसे लिखते मीडियम ए इधर और मीडियम बी, तो फिर ये होता पार्टीशन। तो मीडियम ए कहां लिखा है, इस लाइन के नीचे लिखा मीडियम ए, और इस लाइन के ऊपर लिखा मीडियम बी। तो इसका मतलब ये जो नीचे वाला पूरा पोर्शन है ये मीडियम ए है, ये जो ऊपर वाला पूरा पोर्शन है ये मीडियम बी है, और ये बीच का पार्टीशन है। तो फिर ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये क्या है, ये नॉर्मल है। तो ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ क्या एंगल बना रही है, 60 डिग्री, ठीक है। इंसिडेंट रे ये 30 डिग्री मत लेना, ये दे ही कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे ये है, ये तो बीच का बाउंड्री है, इसको तो आप लिख दीजिए बाउंड्री, इसको लिख दीजिए बाउंड्री। तो हमें तो ये देखना है कि भाई वो इसके साथ क्या बना रही है, तो ये एंगल आई है। तो यहां मैं लिख रहा हूं कि ये आई हो गया, ये हो गया आई। सिमिलरली ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल के साथ क्या एंगल बना रही है, 45। यहां तो ठीक है, ये ले लो या ये ले लो, तो 45 ही है, ठीक है। पर फिर भी ध्यान रखिए नॉर्मल के साथ जो एंगल बना है वो 45 है। तो ये वाला हमारा एंगल जो है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। तो साइन आई यानी कि साइन 60 डिग्री, और साइन आर मतलब साइन 45 डिग्री। हाँ जी, साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2, और साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। तो इसमें क्या होगा, सबसे ऊपर वाला टर्म, जब ऊपर नीचे रैशनल नंबर्स होते हैं तो सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है। तो √3 इंटू √2, और बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, यानी कि 2। तो ये हो गया √6/2, ठीक है। ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। समझ गए भाई, क्लियर है। ऑनलाइन वाले तीनों बच्चे बताएं भाई, इप्शिता, अवनी, गार्गी, क्लियर है, ठीक है। फ्रॉम द गिवन मीडिया विच वन विल बी अ डेंसर मीडियम, ये बताएंगे विच वन विल बी अ डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम कौन सा है ये बता दो बस। मीडियम ए डेंसर है, ये मीडियम बी डेंसर है, ये पता कैसे चलता है। अवे फ्रॉम द नॉर्मल ए ए ए ए ए ए क्या क्या, टुवर्ड्स द नॉर्मल होता तो फिर मतलब रेयर से डेंसर जा रहा था, ठीक है। होता। और अगर अवे फ्रॉम द नॉर्मल है तो डेंसर से रेयर। तो डेंसर से रेयर। आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहां पर बन रहा है, सिर्फ ये देखना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहां बन रहा है, यहां बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, ये मीडियम ए है। अब आप ये सोचिए कि अगर हमारे पास ऐसा होता, अगर हमारे पास ऐसा होता कि लाइट रे जैसे ये इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, ये ऐसे ही चली जाती है सीधी, कोई डेविएशन ही ना होता। डेविएशन का मतलब ही तो रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो कोई डेविएशन ही ना होता तो ये सीधी चली जाती, ये तो लेकिन इधर मुड़ गई, और इधर क्या है, नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई तो डेंसर हुआ। समझ गए, नॉर्मल की तरफ झुकना मतलब डेंसर मीडियम, ठीक है। और अगर ये इधर को जा रही होती, यानी कि नॉर्मल से दूर जा रही होती, तो इसका मतलब क्या है कि फिर ये हमारा रेयर मीडियम होता, ठीक है। तो हम ये कहेंगे एज इंडिकेटेड, सेकंड पार्ट है इसके क्वेश्चन के, दो पार्ट्स हैं। ये वाला जो पार्ट मैंने लिखवाया है ये ए पार्ट है, ए के दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड पार्ट देख रहे हैं, एज शोन इन द डायग्राम दैट refracted ray is bending
towards the normal so medium B is denser. Medium B is denser. ठीक है जी, तो ये ए था, ए के दो पार्ट थे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। इसी क्वेश्चन का एक बी पार्ट भी है, ठीक है। बी पार्ट देखिए, द स्पीड ऑफ लाइट इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम the speed of light in a transparent medium is 0.6 times that of its speed in vacuum. That of its speed in vacuum. Vacuum. Full stop. What is the refractive index of the medium? यहाँ देखिए, द स्पीड ऑफ लाइट इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज 0.6 टाइम्स दैट ऑफ इट्स स्पीड इन वैक्यूम. द स्पीड ऑफ लाइट इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो स्पीड की बात हो रही है यहाँ पर कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में, 0.6 टाइम्स दैट ऑफ इट्स स्पीड इन वैक्यूम. व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम? तो हम ये कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मीडियम को मैंने बोल दिया m और वैक्यूम को मैं बोल रहा हूँ एयर. वो क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. तो जब भी कभी आपसे ये पूछा जाए कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मीडियम का बताना है, तो आप अपने आप समझ जाना कि लाइट रे कहाँ से आ रही है, लाइट रे एयर से आ रही है और एयर से उस मीडियम में जा रही है, ठीक है ना. ये बोला नहीं जाएगा कि वो एयर से आ रही है विद रिस्पेक्ट टू एयर या विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, नहीं बोला जाएगा. तो अब वो कह रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज 0.6 टाइम्स दैट ऑफ इट्स स्पीड इन वैक्यूम. तो पहले तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे ए ईटा एम, यानी कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है. वी ए यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. तो क्या बोल रहे हैं द स्पीड ऑफ लाइट इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो वी एम जो है इट इज 0.6 टाइम्स दैट ऑफ इट्स स्पीड इन वैक्यूम. तो गिवन वी एम इज इक्वल टू 0.6 वी ए. ये समझ गए? अच्छा जी, इसके बाद देखिएगा therefore a eta m is equal to va upon 0.6 va. भाई va से va कट गया, 0.6 पॉइंट गया तो ऊपर क्या आ गया 10, तो 10/6, 2 3 जा 2 5 जा 5/3. ये है इसका आंसर, ठीक है. अच्छा जी, और देखते हैं जरा. क्वेश्चन पढ़कर सुना रहा हूं, बताना आंसर क्या होगा. अ स्टूडेंट वांट्स टू गेट द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन द वॉल्स ऑफ द स्कूल लेबोरेटरी बाय यूजिंग अ लेंस. ठीक है, फिर से सुनिएगा. अ स्टूडेंट वांट्स टू गेट द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम. तो कैंडल फ्लेम है उसके पास, है ना, मतलब एक जलती हुई मोमबत्ती है, वो उसने पकड़ रखी है. उसकी जो फ्लेम है वो उसकी फ्लेम की इमेज चाहता है कि कहाँ बन जाए, ऑन द वॉल्स ऑफ स्कूल लेबोरेटरी. स्कूल लेबोरेटरी की दीवार पर उसकी इमेज बन जाए, वो ये चाहता है बाय यूजिंग अ लेंस. अब
ए पार्ट है विच टाइप ऑफ लेंस शुड ही यूज एंड वाई। कौन सा लेंस यूज करेगा? कॉन्वेक्स लेंस क्यों यूज करेगा? क्योंकि वो कन्वर्ज करेगा, Converge करेगा। फेस को कन्वर्ज करेगा एक पॉइंट पे और तभी मतलब इमेज बन पाएगी वॉल पर, कैंडल की। ठीक है। और एक रीजन हो सकता है, कन्वर्ज करेगा ये तो मान लिया, नहीं तो डाइवर्ज करेगा। कॉनकेव लेंस तो डाइवर्ज कर देगा, मतलब फैला देगा, ठीक है। लेकिन लेंस से अगर हम इमेज बनाना चाहें तो वो कह रहे हैं ना विच टाइप ऑफ लेंस शुड ही यूज एंड वाई। तो वो कह रहे हैं कि कहाँ पर बनाना चाह रहे हैं, वॉल पर बनाना चाह रहे हैं। तो वॉल क्या है? एक स्क्रीन है, वॉल एक स्क्रीन हो गई। और स्क्रीन पर कौन सी इमेज मिलती है मेरे को, जो कि क्या हो, रियल या वर्चुअल? रियल इमेज। और रियल इमेज भाई कॉनकेव लेंस में तो नहीं बनती। कॉनकेव लेंस में तो दो ही केस होते हैं, और दोनों ही केसेस में क्या बनती है? वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। हम क्योंकि वॉल पर बनाना चाह रहे हैं, लेबोरेटरी की वॉल पर इमेज बनाना चाह रहे हैं, यानी कि हम रियल इमेज बनाना चाह रहे हैं, तो रियल इमेज किस केस में बनेगी? सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस के केस में बनेगी, ठीक है ना। अच्छा जी, तो ये ए पार्ट हुआ। बी पार्ट सुनिए, एट व्हाट डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस शुड ही प्लेस द कैंडल फ्लेम, एट व्हाट डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ शुड ही प्लेस द कैंडल फ्लेम, कैंडल फ्लेम क्या है? ऑब्जेक्ट है, सो एज टू गेट अ मैग्नीफाइड। सेकंड है, फर्स्ट पार्ट दे रखा है मैग्नीफाइड इमेज। मैग्नीफाइड इमेज अगर उसको चाहिए तो एट व्हाट डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस शुड ही प्लेस द कैंडल फ्लेम? Before 25 centimeters. 25 सेंटीमीटर? नहीं, फोकल लेंथ दे नहीं रखी है। वो कह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ, मतलब फोकल लेंथ से कम पर रखना है या एफ पर ही रखना है या फोकल लेंथ के बियॉन्ड रखना है। पहली चीज जो दे रखी है कि इमेज कहाँ चाहिए? वॉल पर, यानी कि रियल इमेज चाहिए, ठीक है। रियल और मैग्नीफाइड। अब फर्स्ट पार्ट है मैग्नीफाइड, तो रियल के साथ मैग्नीफाइड कौन सा केस है? 6 केसेस हैं, याद करके बता दो। रियल के साथ मैग्नीफाइड चाहिए मेरे को। C और F के बीच. लेंस में सी नहीं होगा ना, 2f मान लिया, चलो ठीक है। और ऐसा ही होगा। 2f पे तो मतलब सेम साइज बन जाएगा, तो उसका बियॉन्ड हो सकता है, बियॉन्ड ट्वाइस ऑफ फोकल, ठीक है। f और 2f के बीच में, ठीक है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम ऑप्टिकल सेंटर o और f के बीच में रखेंगे तो पहला केस है, उस पहले केस में क्या बनती है? वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। फिर दूसरा केस है, दूसरा केस होता है हमारा कि हमने फोकस पर ही रख दिया। तो फोकस पर जब हम रखते हैं तो इमेज कैसी बनती है? रियल, तो रियल और इन्वर्टेड तो बनती है ना। लेकिन उसके अलावा क्या है कि वो बनती है बहुत हाईली मैग्नीफाइड, हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है। क्योंकि वो इमेज कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पर बनती है। फिर अगला केस आता है कि बिटवीन एफ एंड 2f, कि अगर ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में, यानी कि कैंडल फ्लेम को f और 2f के बीच में अगर रखा जाए तो हमारी इमेज रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड बनती है, मतलब एनलार्ज्ड बनती है। फिर जब 2f पर रख देते हैं तो सेम साइज की बनती है। फिर बियॉन्ड 2f रख देते हैं तो क्या होता है कि फिर आपकी छोटी बनती है, छोटी, ठीक है। तो सेकंड केस यही बोल रहे हैं, डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड इमेज, तो डिमिनिश्ड इमेज के लिए क्या करेंगे? बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f रख देंगे। Name the hormone secreted by thyroid gland and describe its main functions. थायरॉक्सिन हार्मोन और मेन फंक्शन, it controls the metabolic activities of the body. नोट्स में चेक करिएगा, 3 फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है। It controls the iodine level. आयोडीन, बिल्कुल सही, आयोडीन लेवल। Why are traits acquired during lifetime of an individual not inherited? Why are traits acquired during lifetime of an individual not inherited? Traits का मतलब क्या होता है? Characteristic, characteristic. Why are traits acquired during lifetime of an individual not inherited? बताओ क्या होता है? ट्रेट्स का मतलब है आदतें। आदतें मतलब लाइफ टाइम में आपने कोई ट्रेट एक्वायर कर लिया, आपके जीन्स में तो नहीं है ना वो शामिल। आप ये कहेंगे ये हमारा जेनेटिक कॉम्पोजिशन नहीं है, हमने जेनेटिक कॉम्पोजिशन नहीं बदला। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो
अगर मान लो कोई एक इंसान है और एक इंसान कहने लगे नहीं यार मेरे को ना काले बाल पसंद नहीं है, मैं तो सफेद कलर का पेंट करूंगा बालों पर, ठीक है। अब वो अपने बालों को सफेद करके घूम रहा है, ठीक है। अब उसकी शादी हो जाती है, वो कहता है कि नहीं अब तो मेरे बच्चे के भी बाल सफेद ही होने चाहिए। वो अपनी वाइफ से भी कहता है तू भी बुढ़िया की तरह सफेद बाल कर ले, ठीक है। लेकिन बच्चे के तो काले ही हो गए ना। अरे भाई तुमने जीन्स थोड़ी बदल दी है, तो तुमने एक्सटर्नली ट्रेड्स चेंज करे हैं। तो हम ये कहेंगे इसमें, ये तो मैंने खैर एग्जांपल दिया, वो कह रहे हैं ना व्हाई आर ट्रेड्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। तो ट्रेड्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम का मतलब ये है कि ये हमने एक्सटर्नली चेंज करा है, हमारा जेनेटिक कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुआ। तो जेनेटिक कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुआ तो वो मतलब ऑफ स्प्रिंग में इनहेरिट नहीं होंगे। इनहेरिटेड का मतलब ये ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर नहीं होंगे। लिस्ट टू डिफरेंसेस बिटवीन होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। थ्योरेटिकल है, कर लेंगे। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि 10, 11 या 12 दिन है, कुछ भी जो भी साइंस में है, कुछ भी डाउट्स हो भाई बेफिक्र होकर पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि फिर साइंस में ना आपको इंग्लिश का पेपर देने के बाद टाइम कम दिखाई देगा आपको, 16, 17, 18, 19 कम टाइम दिखाई देगा, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए जी, ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।